नात्सीवाद और हिटलर का उदय। जी हाँ, यही सब्जेक्ट है और यही कंटेंट है। हम लोगों ने आज के इस वीडियो के पहले देख चुके हैं वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ था, केसर विलियम द्वितीय के प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद। और वाइमर गणराज्य की नींव के ऊपर उनको नवंबर के अपराधी साबित किया एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से, और उस नींव के ऊपर इमारत खड़ी हुई हिटलर की। हिटलर का उदय हुआ और हिटलर के उदय ने जर्मनी में तानाशाही को स्थापित कर दिया। इन चीज़ों को आप पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छे से देख चुके हैं और समझ चुके हैं। अब बारी है हमारी कि जब हिटलर अपने सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे था, जब वह पीक पे था, द बॉस की स्थिति में, तब नात्सीवादियों का सारे विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा होगा या था, इसको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर, और एज यूजुअल मैं हूं मनीष शंकर तिवारी। चलिए हम आरंभ करते हैं। नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। तो देखिए, सबसे पहले एक डायलॉग है जो कि टेलफोर्ड टेलर ने अपनी किताब सीक्रेट बुक हिटलर को लेकर के लिखी थी। उसमें एक उदाहरण है, उसको मैं बोलूँगा। यह पृथ्वी ना तो किसी को हिस्से में मिली है और ना तोहफे में। नियति ने यह उन्हें सौंपी है जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है और जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। ये जो टेलफोर्ड टेलर का उदाहरण है, इस आज के पाठ को आरंभ करने के लिए यह उदाहरण काफ़ी है और पर्याप्त है कि किस तरह से जर्मनियों को ये लगता था कि हम संसार की सर्वश्रेष्ठ नस्ल हैं और हमको ही आसपास सारे भूभाग पर रहने का अधिकार है। दुनिया की और किसी नस्ल को इस पृथ्वी पर रहने का हक नहीं है, और इसके लिए उन्होंने वैज्ञानिकों की जो प्रतिपादित सिद्धांत थे उनका भी सहारा लिया। तो चलिए देखते हैं हम कि हिटलर ने किस तरह से नात्सीवादियों के साथ मिलकर अपना भूव्यापी दृष्टिकोण तैयार किया। नात्सियों ने जो अपराध किए थे वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार, इनसे संबंधित थे। नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। मतलब हिटलर जिस तरह से सोचता था वही सोच नात्सी विचारधारा थी, और वही विचारधारा सारे विश्व को उस नज़रिए से देखती थी। इस विश्व में, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि यूरोप में बहुत से ऐसे देश थे जो नात्सी विचारधारा का पोषण करते थे। इस विश्व दृष्टिकोण के अनुसार, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, इस विश्व दृष्टिकोण के अनुसार सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। जब सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था बोलते हैं, तभी हमको स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र का ध्वंस हो चुका है। जर्मनी में लोकतंत्र नहीं बचा है, तानाशाही ही है। सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे या तो नस्ली आधार पर बेहतर थे या कमतर थे। मतलब जन्म के आधार पर, आनुवंशिकी गुणों के आधार पर वे या तो श्रेष्ठ थे या श्रेष्ठ नहीं थे। ये दृष्टिकोण था नात्सियों का हिटलर के साये में। अच्छा, अब उन्होंने तय कर दिया था। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई बोल दिया और काम हो गया। उन्होंने निर्धारित किए थे, मापदंड तय कर दिए थे कि इस नज़रिए में ब्लॉन्ड मतलब भूरापन लिए हुए नीली आँखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी, इस तरह के, ये चित्र में दिख रहा है आपको कि इस तरह से भूरापन लिए हुए जो नीली आँखों वाले थे, ये नार्डिक जर्मन आर्य कहलाते थे। ये नस्लों में सबसे उच्च किस्म की नस्ल माने जाते थे, जबकि यहूदियों को सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। अर्थात यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था।
अब सवाल आता है कि नॉर्डिक जर्मन आर्य क्या है। तो आर्य बताए जाने वालों की यह एक शाखा थी। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या इससे मिलते जुलते मूल के लोग थे। जबकि ब्लॉन्ड का अर्थ होता है नीली आँखों और सुनहरे बालों वाला। तो जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है इस तरह का। तो ये जो बच्चा, ये जो व्यक्ति, ये जो युवा इस चित्र में दिख रहा है, इस तरह के नस्ल के लोग, दिखने वाले लोगों को नाज़ीवादी बोलते थे। यही जर्मनी में रहने लायक हैं। शेष सभी को यहाँ से हटा दिया जाए। न केवल जर्मनी से अपितु संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप से ही इनको हटा दिया जाए। ये उनका विश्व के प्रति दृष्टिकोण था। अब बाकी तमाम समाज को इसी पायदान पर, मतलब इसी एक तरह से कहा जाए मापदंड के बीच, इसी स्केल के बीच स्केल तय हो गया। इस स्केल में सबसे टॉप पे होगा जर्मन आर्य और सबसे लास्ट में होगा यहूदी। तो जर्मन आर्य और यहूदियों के बीच में बाकी लोगों को रखा गया, बाकी नस्लों को रखा गया। वे नस्लें थी अपंग जर्मन, साम्यवादी लोग, पोलैंड के नागरिक, राजनीतिक विरोधी, जिप्सी, ऐसे 52 किस्म के लोग जो हमने पिछले अध्याय में देखे हैं। इन 52 किस्म के लोगों को जर्मनी में सिर्फ जर्मन आर्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये सारे लोग अवांछित थे, अनडिज़ायरेबल थे। हिटलर की जो नस्ली सोच थी उसको पोषण मिला चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर। ये विचारक नहीं, एक तरह से वैज्ञानिक कहेंगे हम इनको। इन वैज्ञानिकों के सिद्धांत के आधार पर उसको, सोच को वजन उसने दिया और उसका फॉर्मेट ही बदल दिया। वो जो प्रतिपादित सिद्धांत था उस सिद्धांत को हिटलर ने अपने हिसाब से उसको जनता के सामने पेश किया। कैसे किया चलिए देखते हैं। डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन, एक प्रकृति विज्ञानी थे और उन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। जैसा कि चित्र में दिख रहे हैं कि जब वनस्पति की ऊंचाई बढ़ती गई तो उसके अनुसार सर्वाइवल करते हुए ये जो है छोटी गर्दन वाला जंतु, इसकी गर्दन बड़ी होती गई और समय के साथ में जाकर के ये छोटी गर्दन वाला जब जो था इसको भोजन मिलना संभव नहीं हुआ तो ये प्रजाति नष्ट हो गई और इसका स्वरूप ऊंची गर्दन के साथ में हो गया। मतलब प्राकृतिक रूप से पौधे और पशुओं के आधार पर जो जीव जंतु थे उन्होंने सर्वाइव किया और उन्होंने विकास किया। अब बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब अतिजीविता का सिद्धांत कहा। ये है मिस्टर स्पेंसर। इन्होंने ये कहा कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम मानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति आरंभ से कपि के रूप में हुई, वानर के रूप में हुई और वानर का वह रूप धीरे धीरे करके सर्वाइव करते हुए यहाँ पर आया और वही बचा जो इस वर्तमान नेचर के हिसाब से जिंदा रहने के योग्य था, वह यहाँ पर बचा। तो इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियाँ बदली हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वे ही पृथ्वी पर जिंदा रहेंगी। तो ये जो कपि प्रजाति थी, जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण बदलता गया इसका स्वरूप जो है बदलता गया। निएंडरथल के बाद होमो सेपियंस और उसके पूर्व की जो भी मानवीय प्रजातियां थी, यह एंथ्रो का एक विषय है, ये अलग में मैटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे प्रकृति ने अपने आप को बदला उसी अनुरूप जिस प्रजाति ने स्वयं को ढाल लिया, जिसके अंदर जिंदा रहने की इच्छा शक्ति थी वो बच गई, जो योग्य था वो बच गया, जो अयोग्य था वो मर गया। ये स्पेंसर का सिद्धांत देख लिया हमने, इसके पहले हमने डार्विन का सिद्धांत देख लिया। अब इनका उपयोग इन लोगों ने किया। कैसे किया? यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने जो चयन के सिद्धांत को जो बताया वह सिद्धांत विशुद्ध रूप से प्राकृतिक प्रक्रिया थी। मतलब नेचुरल था कि पेड़ बड़ा हो रहा है। पहले छोटी छोटी प्रजातियां थीं, छोटी गर्दन के जानवर थे, वहाँ पर चर लिया करते थे मुंडी नीचे करके, तो गर्दन उनकी छोटी रहती थी। लेकिन जब वहाँ पर वनस्पतियों की हाइट बढ़ती गई और जब वनस्पति की हाइट बढ़ी तो जिनकी गर्दन ऊंची हो गई वे जानवर जिराफ की तरह वे सर्वाइव करते हुए बढ़ गए, वह प्रजाति जिंदा रह गई। जिनकी गर्दन नहीं बढ़ पाई वह प्रजाति समाप्त हो गई। इसमें इंसानी हस्तक्षेप की कोई भी वकालत चार्ल्स डार्विन महोदय ने नहीं की है। ऐसा नहीं कहा है उन्होंने कि इंसान चाहे तो किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित करके और किसी विशेष जाति को या प्रजाति को सर्वाइव करने का अवसर दे। नहीं, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने।
लेकिन नस्लवादी जो विचारक थे और राजनेता थे, उन्होंने क्या किया, पराजित समाजों पर, जो लोग हार गए थे उन पर साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का उन्होंने सहारा ले लिया। उन्होंने कहा कि जो पावरफुल है वह जिंदा रहेगा, बाकी सारे के सारे कूड़े मकोड़ों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह उनके सामने रहेंगे और धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। तो चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक सिद्धांत को नात्सीवादियों ने हिटलर के साथ मिलकर एक मानवीय हस्तक्षेप उसमें रख दिया और मन ही मन वे कहते, वाह डार्विन काका वाह, क्या आइडिया दिया है, क्या सिद्धांत दिया है आपने कि जो मनुष्य ताकतवर होगा वो जिंदा बचेगा, जो योग्य होगा वो जिंदा बचेगा, जो इस पृथ्वी पर शासन करने योग्य होगा वो जिंदा बचेगा, शेष को मर जाना चाहिए। इस तरह से इन लोगों ने उस सिद्धांत को परिवर्तित कर दिया स्वयं के परिप्रेक्ष्य में। अब हम बात करते हैं कि नात्सी आखिर इसको किस तरह से स्पष्ट करते थे। तो नात्सियों की जो दलील थी वह बहुत सरल थी। क्या थी कि जो नस्ल सबसे ज़्यादा ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, बाकी कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। और उनके अनुसार सर्वश्रेष्ठ नस्ल थी आर्य नस्ल, और उसमें भी नार्डिक जर्मन आर्य, और उसे अपनी शुद्धता बनाए रखने के लिए ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। मतलब हम अगर सर्वश्रेष्ठ हैं तो सारी दुनिया से जो निकृष्ट हैं हमारी नज़रिए से उनको नष्ट हो जाना चाहिए, ताकि हमारी शुद्धता बनी रहे। अब इस शुद्धता को बनाए रखने के लिए नात्सीवादियों ने क्या क्या कदम उठाए। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेनस्राउम अर्थात जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। अब जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा मतलब यह है कि वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर कब्जा करना जरूरी है। भाई मेरे लोग जितने ज़्यादा इलाकों में रहेंगे, मेरी विचारधारा के अनुसार जो श्रेष्ठ नस्ल है वो जितनी ज़्यादा विचारधारा पे रहेगी, जितनी ज़्यादा क्षेत्रफल पे रहेगी, इससे मात्र देश का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। मतलब जर्मनी के जो लोग हैं, नार्डिक आर्य जर्मन जो थे, वे विश्व के किसी भी देश में जब जाएंगे तो इनका मूल देश मतलब जर्मनी से रिलेशनशिप भी रहेगा और शुद्ध जर्मन नस्ल पूरे विश्व में व्याप्त हो जाएगी और इस तरह से पूरा देश, पूरा यूरोपीय महाद्वीप, पूरे विश्व जो है जर्मनी का पर्यायवाची हो जाएगा, जर्मनी ही हो जाएगा। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठी की जा सकती है और इस तरह से जर्मनी जो है वो सारे विश्व में सर्वशक्तिमान बन जाएगा। अब इसके लिए उसने कदम उठाना शुरू भी कर दिया। कैसे किया उसने कि पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था। ये जो ईस्टर्न भाग है, ये यहाँ पर ये वाला भाग कहलाता है पूर्वी भाग, यहाँ पर वह आगे बढ़ना चाहता था कि जर्मनी का जो इलाका है, जर्मनी का जो क्षेत्रफल है वो बढ़े। अब उसका सबसे निकटतम पड़ोसी कौन था? पोलैंड। तो उसकी इस अवधारणा का पहला शिकार या पहली प्रयोगशाला बना पोलैंड देश और उस पोलैंड देश पर उसने आक्रमण कर दिया था, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हुआ था। अब हम बात करते हैं नस्लवादी राज्य की स्थापना किस तरह से जर्मनी में हुई वाइमर गणराज्य के ऊपर। सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्लीय समुदाय की स्थापना के सपने शुरू कर दिए। मतलब जो सपने उन्होंने पाले थे कि शुद्ध जर्मन नस्ल की प्रजाति ही जर्मनी में रहेगी, तो जैसे ही उन्हें ये सिंहासन मिला, जैसे ही वे सत्ता पर बैठे, उन्होंने इस सपने पर काम शुरू करना आरंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? विस्तारित जर्मन राज्य में उन तमाम समाजों और नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। यहूदीन में एक थे, यहूदियों को अवांछित मानते थे वो, जिप्सियों को अवांछित मानते थे वो, पोलैंड के नागरिकों को अवांछित मानते थे वो, ऐसे साम्यवादियों को अवांछित मानते थे। मतलब कुल मिलाकर ऐसे 52 किस्म की लोग थे जिनको वो अवांछित मानते थे। और सत्ता में आते ही उन्होंने पहला काम ये किया कि जो नार्डिक जर्मन आर्य समर्थित नात्सीवादी लोग थे उन्होंने इन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, इनको एक तरह से खत्म करना शुरू कर दिया और शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाने में अपनी प्रक्रिया आरंभ कर दी। उनकी नज़र में ऐसे लोग ही वांछित थे जो नार्डिक आर्य हों, इसके अलावा सारे अवांछित हैं, उनको मृत्यु
मिल ही जाना चाहिए, उनको रास्ते से हटा देना चाहिए। ये हिटलर की मंसूबे थे और हिटलर इस पर काम आरंभ कर दिया जब वह द बॉस की स्थिति में था, पीक पर था। केवल यही लोग थे, मतलब कौन लोग? नॉर्डिक जर्मन आर्य, यही लोग थे जिन्हें तरक्की करने का और वंश विस्तार का अधिकार प्राप्त था। ये जो ब्लॉन्ड आइज, नीली आंखों वाले, चमकीली सुनहरी जो हेयर थी वो वाले, तो इनके साथ में और बाकी जितने भी लोग थे उनको अवांछित माना जाता था। इस तरह के लोग अवांछित माने जाते थे। उनको ख़त्म करने के लिए पूरा अभियान छेड़ा हुआ था। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। ठीक, जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे उनको इस पृथ्वी पर जीने का कोई हक नाज़ीवादी पार्टी ने नहीं दिया। यूथेनेजिया अर्थात दया मृत्यु, इच्छा मृत्यु, इस कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा जिन्हें वह मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। मतलब जिस तरह से ये बाकी के अफसर लोग अन्य लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे, ठीक इसी तरह जो हेलमुट के फादर थे उन्होंने भी अपंग और अपाहिज जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। अब ये अवांछित वर्ग कौन था? केवल यहूदी ही नहीं थे जिनको अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था। मतलब केवल ये यहूदी अकेले नहीं थे जो अवांछित थे, मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूँ। इसके अलावा भी ऐसी कई नस्लें थीं जो इस नियति के लिए अभिशप्त थीं, जिनके पास मृत्यु के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों को सबसे पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई, मतलब उनके पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिए गए, आधार कार्ड रद्द कर दिया गया और इसके बाद उनको मार डाला गया। रूसी नागरिक हों या पोलैंड के नागरिक हों, इन सभी लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। मतलब इनको जो सामान्य मानव अधिकार हासिल होना चाहिए वो भी इनको नहीं दिए गए। जितना जुल्म इनके ऊपर किया जा सकता था उस बर्बरता के साथ जुल्म करने की सीमा तक नाज़ीवादियों ने और हिटलर ने इनके ऊपर किया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, ये देखिए आप, ये जर्मनी है तो ये पोलैंड और यहाँ पर ये रूस के कुछ हिस्सों पर उसने कब्जा जमा लिया। और जब जमा लिया तो उसने वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में गुलामों की तरह व्यवहार किया। बहुत बुरी परिस्थितियों में उनको झोंक दिए काम के लिए। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने ये माना कि इंसानी बर्ताव करने के योग्य है तो सिर्फ जर्मनी का नॉर्डिक आर्य, बाकी इसके अलावा जो भी है उनको काम के बोझ से दाब दिया जाए, दबा दिया जाए और वे भूख से मर जाएं, वे इसी लायक हैं। ऐसा कर दिया गया कि काम का बोझ अति कर दिया और उनको निपटा दिया। जैसे हमने फ्रांसीसी क्रांति में देखा था, त्रिकोणीय दास व्यापार के समय हमने देखा था कि दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक वही कंडीशन यहाँ पर नॉन जर्मन, मतलब जो जर्मनी के ऐसे नागरिक थे जो अपंग थे, अपाहिज थे, वो और यहूदी, जिप्सी, रूसी नागरिक, पोलैंड के नागरिक, उनके साथ भी इतना ही बुरा व्यवहार किया गया। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल था यहूदियों का। क्यों? क्योंकि नस्लवादी जो स्केल थी उसमें सबसे निचले पायदान पर कोई अगर था तो वो था यहूदी। यहूदियों के प्रति सबसे घृणित व्यवहार किया जा रहा था। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार और था। वो आधार ये था कि जो यहूदियों के लिए ये माना जाता था कि इन्होंने ही ईसा मसीह को मारा था। यहूदी ईसाइयों की नज़र में यहूदी जो हैं वे आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि हमारे ईश्वर को, हमारे देवदूत को, हमारे मसीह को यहूदियों ने मारा है, इसलिए ईसाइयों की नज़र में यहूदी अवांछित थे और हत्यारे, सूदखोर वो उनको मानते ही थे। मध्यकाल की बात अगर हम करें तो यहूदियों को किसी भी ज़मीन पर मालिकाना हक की अनुमति नहीं थी। बोर्ड लगे रहते थे कि ज़मीन का मालिक यहूदी नहीं हो सकता। ये लोग मुख्य रूप से, ये लोग मतलब यहूदी लोग मेनली बिजनेस किया करते थे। धन देने का, उधार देने का बिजनेस इनका चलता था, उसी से इनका गुजर बसर होता था। ये बाकी समाज से अलग रहते थे बस्तियों में, जिनको घेटो या दड़वा कहा जाता था। उन दड़वे टाइप की बस्तियों में पूरे समाज से अलग रहते थे, पैसे का लेन देन करते थे, व्यापार करते थे। ईसाइयों का जब मन में आता, जब इच्छा होती, वे इनकी बस्तियों में जाते, इनका सफाया करते, मारते कूटते और चले आते।
इनके खिलाफ जब मन में होता तब संगठित अपराध करते, संगठित हिंसा करते, उन्हें इनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता, लेकिन बेचारे वे जाएं तो जाएं कहाँ, वापस उन बस्तियों में रहने को वे मजबूर हो जाते थे। लेकिन हिटलर के पहले की अगर बात करें हम, ईसाइयत पे, ईसाई और यहूदियों के बीच का जो संघर्ष था, उस स्थिति में ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी मुहैया कराया था। ईसाइयत ने उनसे ये कहा था कि यदि आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, यहूदी से आप परिवर्तित होकर ईसाई हो जाते हैं, तो हम आपको अपना लेंगे। और इसी कारण बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया और जर्मन संस्कृति में वे ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की जो घृणा थी वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा थी। वो तो ये चाहता ही नहीं था कि यहूदी किसी भी तरह से ईसाई धर्म में कन्वर्ट हों। वो तो यह चाहता था कि धर्मांतरण इस समस्या का हल हो ही नहीं सकता। इस समस्या का केवल और केवल एकमात्र हल यह है हिटलर की नज़र में, और वो है यहूदियों का पूरी तरह से इस पृथ्वी से खात्मा हो जाए। ये हिटलर और नात्सीवाद के लोग चाहते थे। सन 1933 से सन 1938 तक नात्सियों ने इसके लिए प्रयास किए और यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर दिया, उनकी आजीविका के साधन छीन लिए और उनको शेष समाज से अलग थलग कर दिया। बहुत सारे यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 1945 के दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने के लिए और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर, जो कि आपको चित्र में दिख रहा है, वहाँ पर उनको ले जाया जाता, किसी को गोली से तो किसी को गैस चैम्बर में जहरीली गैसें छोड़कर मार डाला जाता। अब हम देखते हैं नाज़ी कल्पना लोक। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे हिटलर जब अपने चरम पर था, सत्ता के चरम पर, द बॉस की स्थिति में जब वह था, तो उसने पूरे समाज में ये स्पष्ट कर दिया था कि जिंदा वही रहेगा जो नस्ल से नॉर्डिक जर्मन आर्य होगा और इसके अलावा किसी को जीने का अधिकार नहीं है। आप अगर धर्म भी परिवर्तित कर लेते हैं तो भी आपकी नस्ल नहीं बदलती, इसलिए आपको हटना ही होगा। और इस प्रक्रिया में वह लग गया और उसने यहूदियों का सबसे ज़्यादा सफाया किया। लगभग 60 लाख यहूदियों का सफाया किया, 2 लाख जिप्सी और इसी तरह 60,000 के आसपास पोलिश नागरिक, पोलैंड के नागरिक, पोलिश नागरिक जिनको कहते हैं, उनका सफाया किया। नागरिक जो उसके राजनीतिक विरोधी थे उन नागरिकों का सफाया किया। जर्मनी के ही अपंग और शारीरिक रूप से विकलांग नागरिकों का भी उसने कत्लेआम किया, जैसा कि हेलमुट के पिता ने तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। चलिए अब हम देखते हैं नात्सियों का कल्पनालोक कैसा था। नात्सियों का कल्पनालोक युद्ध के साये में, मतलब युद्ध जब चल रहा था उस युद्ध की आड़ में नात्सियों ने अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक, या यूँ कहें कि आदर्श विश्व के निर्माण में भी लोग जुट गए। उनके हिसाब से तो चाहे युद्ध हो या जनसंहार, ये एक ही सिक्के के हेड एंड टेल, मतलब 2 पहलू रह गए थे। एक तरफ युद्ध, एक तरफ जनसंहार। उनके हिसाब से ये था कि केवल जर्मन नॉर्डिक आर्य ही इस धरती पर रहने योग्य है, बाकी सबको निपटा दो, खत्म कर दो। और इसका पहला शिकार पोलैंड बना और पराजित पोलैंड को इन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो जर्मनी में मिला लिया, क्योंकि ये युद्ध की शुरुआती उनकी सफलता थी। और पोलैंड के लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए, उनके जान माल का उनका घर छोड़ने के लिए, उनके माल असबाब, मतलब जो भी घर में था सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। और ये कहा गया कि अब यहाँ पर वे जर्मन नागरिक बसेंगे जो अन्य यूरोपीय देशों में रह रहे हैं। पोलैंड के नागरिकों को पोलैंड के उत्तर पश्चिमी पोलैंड से भगा दिया। अब वो जगह खाली कर दी गई और उस खाली जगह पर उन जर्मनी नस्ल की, अच्छी नस्ल के जर्मन नागरिकों को बसाने का प्लान बनाया गया जो नॉर्डिक आर्य नस्ल के थे। इस तरह से इनको भगाने के बाद उनको इस पर बसाने का पूरा प्लान तैयार था, रेडी था। इसके बाद जब पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ दिया गया तो उनको जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जनरल गवर्नमेंट क्या था? यह वो हिस्सा था जहां पर अवांछितों को ले जाकर रखा जाता था और उनको प्रताड़ित किया जाता था। और यह हिस्सा उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ही हिस्सा था। ये वाला हिस्सा जो था ये
जनरल गवर्नमेंट का हिस्सा था, जहां पर नाजीवादी और हिटलर के समर्थक अपने दुश्मनों को वहां पर ले जाते और उनको मौत के घाट उतार देते थे। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मारा गया। जितने भी विद्वान थे, जितने बुद्धिजीवी थे, उनको नहीं बख्शा गया और यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह से पूरा पोलैंड जो है वह विद्वत्ता का नाम लेने वाला ना रहे। कोई भी बुद्धिमान या विद्वान टाइप का आध्यात्मिक स्तर का कोई भी व्यक्ति दिखे तो पोलैंड को शमशान घाट में तब्दील कर दिया गया। अब यहाँ तक रोकने वाले तो ये लोग थे नहीं। ये लोग इतने बारीक विभाजन करते थे नस्लों को लेकर के। अब आप सोचिए, यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने लोअर लेवल पे जाके, कितने निचले स्तर पर जाकर ये लोग सोचते थे कि आर्यों की तरह लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन लिया जाता। बच्चों को देखकर जब उनको लगता कि ये आर्यों की प्रजाति से मिलते जुलते हैं, आर्यों की नस्ल से मिलते जुलते हैं, तो उनके माँ बाप से छीन लिया जाता और उनका डीएनए टेस्ट करने के लिए भेजा जाता। और जब डीएनए टेस्ट में सफल हो जाते, ये लगता कि हाँ ये जर्मन आर्य की संतान है, तो उनको जर्मन आर्य परिवारों में पालन पोषण के लिए भेज दिया जाता। लेकिन अगर वे डीएनए टेस्ट में फेल हो जाते और लगता कि हाँ ये पोलिश नागरिक ही हैं, पोलैंड के नागरिकों की नस्ल के हैं, और उनको अनाथ आश्रम भेज दिया जाता। और अनाथ आश्रम में कोई सुविधाएं नहीं होती तो ज़्यादातर बच्चे मर खप जाते। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, जहां पर यहूदियों को बड़े पैमाने पर लाया जाता और उनको मार दिया जाता था। तो इस तरह से जर्मनी का जो नाज़ी लोग था, जो नाज़ियों का कल्पना लोग था, वे जो कल्पना करते कि हाँ हमारी नस्ल के लोग ही यहाँ पर रहेंगे, से सभी को मृत्युदंड मिलना चाहिए, उस पर उन्होंने काम भी किया। और पोलैंड के साथ में तो उन्होंने बहुत नाइंसाफ़ी की, बर्बरता बरती, और उससे भी ज़्यादा बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया यहूदियों के साथ में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मौत का सिलसिला किस तरह से आरंभ हुआ वहाँ पर जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में। सबसे पहला चरण क्या होता है? बहिष्कार का। 1933 से 1939 के बीच में। 1932 में भाई साहब को सर्वाधिक वोटों के साथ में सीट मिली और चांसलर बने। चांसलर बनने के बाद पहला चरण होता है बहिष्कार का। बहिष्कार के अंतर्गत क्या करते हैं वो कि नागरिकों की तरह तुमको जर्मन नागरिकों के साथ रहने का कोई हक नहीं है। और इसके अंतर्गत पहला काम उन्होंने कहा जो किया हुआ था, जर्मनी या जर्मन नागरिकों से रक्त संबंध वाले व्यक्ति ही जर्मन साम्राज्य में रहेंगे, उनको संरक्षण मिलेगा। मतलब शुद्ध नार्डिक जर्मन आर्य ही जर्मनी में रहेंगे, उन्हीं को नाज़ीवाद जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा, शेष को नहीं मिलेगा। यहूदियों के और जर्मनियों के बीच में शादी विवाह के संबंध तो हो ही नहीं सकते। इस पर जर्मनियों ने पाबंदी लगा दी। इसके अलावा यहूदियों और जर्मनियों के बीच विवाहेतर संबंधों को अगर पाया जाता तो उसे अपराध घोषित कर दिया गया और उस पर दंडनीय मुकदमा कायम किया जाता। मतलब शादी के बाद यदि जर्मनी और यहूदियों के बीच में किसी तरह का कोई संबंध पनपता है तो उसे अपराध घोषित कर दिया गया। अंत में यहूदियों को ये कहा गया कि आपको जर्मनी का राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं होगी। तो ये तो था पहला चरण। 1939 तक विश्व युद्ध द्वितीय आरंभ होने के पहले, जब जर्मनी की सत्ता चांसलर के रूप में हिटलर के हाथ में आई उस दौर में। तो ये हो गई स्थिति। ये 1939 तक की स्थिति होती है। और आगे क्या करता है वो? इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को लूट डाला गया, घरों पर हमले कर दिए गए, यहूदियों के प्रार्थना घर जला दिए गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया और इस घटना को नाम दिया गया नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। यहूदियों के कत्लेआम को, नवंबर 1938 में जो कत्लेआम हुआ यहूदियों का, उस घटना का नाम था नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। आपके एग्जाम में दिया जाता है कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास क्या था, तो आंख बंद करके लिख दीजिए कि हिटलर और नाजीवादियों ने यहूदियों पर जो कत्लेआम किया, जो उनको लूटा, उनकी संपत्ति बर्बाद की, उनके जो पूजा घर थे उनको जला दिए, उनको अरेस्ट कर लिया और बड़ी तादाद में मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास का नाम दिया गया। इसके अलावा अन्य कानूनी उपाय उन्होंने भी किए यहूदियों के प्रति। वो क्या थे? यहूदियों के व्यवसायों का बहिष्कार। कोई भी जर्मनी का नागरिक, कोई भी नागरिक यहूदियों के दुकानों से सामान नहीं खरीदेगा।
दूसरा, सरकारी सेवाओं से निकाला जाना। किसी भी यहूदी को जर्मन साम्राज्य के अंतर्गत सरकारी सेवा नहीं मिलेगी और यदि कोई सरकारी सेवा में है तो उसको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। और आखिरी में जर्मनियों की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसको नीलाम कर दी जाएगी, बेच दी जाएगी। ये सारे प्रथम चरण में किए गए कार्य थे 1933 से 1939 के बीच। अब 1939 में जब हिटलर अपनी सत्ता के चरम पर आता है, अपनी ताकत और ऊर्जा के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर आता है, तब वह इससे एक कदम और आगे बढ़ता है और शुरू होता है दूसरा चरण, जो चलता है 1940 से 1944 के बीच। जब उनकी सारी संपत्ति बेच दी जाती हैं यहूदियों के पास और उनके पास बेचने के लिए अब शेष कुछ नहीं रहता है, तब क्या होता है? तब सितंबर 1941 से सारे यहूदियों को यह हुक्म दिया जाता है कि वे डेविड का पीला सितारा अपनी छाती से लगा कर रखेंगे। ये डेविड का पीला सितारा इस तरह का होता था और ये कहा जाता था कि आप इसको अपनी सीने पे लटका कर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह चिन्ह छाप दिया गया। जहाँ जहाँ उनके जो कानूनी दस्तावेज थे, सब जगह डेविड का पीला सितारा वाला चिन्ह स्टैंप कर दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोदूस और वारसा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता। घेटो वही बस्तियाँ थीं जहाँ पर इन लोगों को रखा जाता और बड़े दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाता। इनसे सारे अधिकार छीन लिए गए, इनसे व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए गए, इनकी संपत्तियां बेच दी गईं। मतलब अब ये केवल और केवल मृत्यु का इंतजार करने वाली स्थिति में रह चुके थे। ये जो घेटो थे, ये बहुत पिछड़े और निर्धन इलाके हुआ करते थे। घेटो में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। ये कहा जाता था कि अब आप इस बस्ती में दरिद्रतापूर्ण भुखमरी की ज़िंदगी जियो, आपकी संपत्ति से बेदखली हो चुकी है। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भुखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। जो लोग थोड़े बहुत बच जाते वो बीमारियों से मर जाते। मतलब कुल मिलाकर सारे जर्मनी में यहूदियों के लिए नरक से भी बदतर स्थिति वहाँ पर पैदा कर दी गई। ये था सेकंड स्टेप। तीसरे चरण की बात हम करें 1941 के बाद, उस तीसरे चरण में स्पष्ट कह दिया जाता कि अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अंतर्गत समूचे यूरोप में यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में ले जाया जाने लगा। मतलब पहले तो इनको घेटो बस्तियों में इकट्ठा कर दिया, इसके बाद इनको मालगाड़ियों में, जो कुछ ट्रेन होती हैं, उनमें भरा जाता और मौत के कारखाने मतलब गैस चैम्बरों की तरफ ले जाया जाता है। ये गैस चैम्बर कहाँ बनाए गए थे? ये पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों, मेनली बेलिएग, ओशविट्स, सोबिबोर, ट्रेमलिंका, चेल्मनो और मायदानेक में गैस चैम्बर बनाए गए थे। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मार डाला गया, मौत के घाट उतार दिया गया। मारने के जो आधुनिकतम तरीके होते थे, आधुनिकतम तकनीकें होती थी, उनका उपयोग हिटलर ने किया और यहूदियों को सामूहिक रूप से मिनटों में मौत के घाट उतार दिया। इतनी कहानी को सुनने के बाद, इतनी कथा समझने के बाद आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी और हेलमुट की तरह अन्य लोग भी हिटलर की मृत्यु के बाद स्वयं क्यों मृत्यु की तरफ भाग उठे। हमने देखा कि वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। वाइमर गणराज्य को एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से नवंबर का अपराधी घोषित किया गया। इसके बाद हिटलर का उदय होता है। शुरुआती तौर पर लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब वो बार बार ये बोलता है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मतलब एक मैं ही हूँ जिस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, और जनता उस पर भरोसा करती है और हिटलर चांसलर बन जाता है। जैसे ही चांसलर बनता है फिर वो अपने असली रंग में आता है और निशाना बनाना शुरू कर देता है यहूदियों को, पोलैंड के नागरिकों को। उसका कहना यह था कि हमारे जर्मनी के नागरिकों को सारे विश्व में रहने के लिए जगह चाहिए, और ये जगह कैसे मिलेगी? युद्ध के द्वारा। तो सबसे पहला शिकार पोलैंड को बनाया उसने, पोलैंड पर कब्जा किया। पोलैंड का उत्तर पश्चिमी भाग जो जर्मनी के पूर्वी क्षेत्र में आता था उसको कब्जे में लिया और वहाँ पे बना दिया जनरल गवर्नमेंट क्षेत्र। वहाँ पर लोगों को यातनाएं दी जाती थी।
सामूहिक रूप से मौत के घाट उतार दिया जाता था। ये पोलैंड के नागरिकों के साथ किया। इधर यहूदी नागरिकों को घेटो बस्तियों में बंद कर दिया गया और उसके पहले उनसे उनके सारे ज़मीन, जायदाद, व्यवसाय और संपत्ति छुड़ा ली गई, छीन ली गई। अब वो वहाँ पर दरिद्रतापूर्वक जीवन जीने को मजबूर थे। वहाँ पर जब सारे यहूदी इकट्ठे हो गए तो उनको मालगाड़ियों में भरा जाता और लेके आ जाते मौत के कारखाने के पास में, और एक साथ आधुनिकतम तरीकों का प्रयोग करते हुए उनको मिनटों में मौत के घाट उतार दिया जाता। इस तरह से यहाँ पर नात्सीवाद और हिटलर ने पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल बना दिया कि जीने का हक है तो केवल और केवल नार्डिक जर्मन आर्य को, बाकी किसी को नहीं, यहूदियों को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमने आज इस चौथे वीडियो में देखा, पहला वीडियो एक आरंभिक परिचय जिसमें हमने हेलमुट के पिता और हेलमुट के बारे में जाना था। दूसरे वीडियो में हमने वाइमर गणराज्य का उदय देखा, जन्म देखा और उसका पतन भी देखा। तीसरे वीडियो में हमने हिटलर का जन्म देखा, हिटलर का उदय देखा और टॉप पे पहुंचते देखा, और ये भी देखा कि वर्ल्ड वार में अमेरिका ने हिटलर को कैसे खत्म किया। और आज हमने देखा कि जब हिटलर फुल अपने पावर में था, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे था, तब उसने इस विश्व को किस दृष्टिकोण से देखा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे नात्सी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। ये नात्सी जर्मनी की स्थिति बहुत लंबी नहीं चली, ये आपको बता दें। 10 या 12 साल का ये केवल समयावधि का रहा होगा, लेकिन इसने पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया और हिटलर को एक तानाशाह के रूप में, कभी ना भूलने वाले शख्स के रूप में सामने लाया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कलयुग का रावण था, उससे कम तो हम उसे कह ही नहीं सकते। कलयुग का कंस था, उससे कम तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ऐसे हिटलर की ये कहानी अभी चलती रहेगी 2 और अगले एपिसोड तक। इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।